AS25 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ठीक है, पहले हम लोग इसका मेन पार्ट पे अटैक करेंगे। क्या होता है इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नॉर्मली तो ईयर एंड में होता है। ठीक है, तो आपका लेटेस्ट से जो ईयर चल रहा है 1423 से 31 मार्च 24 चल रहा है। अब नॉर्मली हर क्वार्टर का जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं। बड़ी बड़ी जो लिस्टेड कंपनीज है उनको बोला गया है कि भाई आप लोग जो है हर क्वार्टर का जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाओ। तो अभी 4 क्वार्टर हो गया, तो यहाँ पे 30 जैन को बनाया, 30 जून 2023 को बनाया, फिर आपने बनाया 30 सितंबर 2023, फिर 31 दिसंबर 2023 और लास्ट में 31 मार्च 2024। तो ये जो क्वार्टर 1 का जो आपने रिपोर्ट बनाया वो कितने महीने का है? 3 महीने का। तो जो 3 महीने को अपन क्या बोलेंगे? इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट ऑफ 3 मंथ्स। फिर आपने क्वार्टर 2 का बनाया, वो आपने वापस बनाया 3 महीने का, तो उसको क्या बोलेंगे? इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट। लेकिन अगर आपका बिजनेस पहली बार चालू हुआ है, अब बिजनेस जो है चालू फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से नहीं होता है, वो तो बिजनेसमैन के सिचुएशन के हिसाब से, मूड के हिसाब से होता है। तो आयुब ने बिजनेस चालू किया 1 फेब 2024 को, और उसका जो रिपोर्टिंग डेट आ गया वो तो बनाना ही पड़ेगा 31 मार्च 2024 में। लेकिन उसका फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन है, तो फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन है, 2 महीने का ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया, तो उसको इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट नहीं बोलेंगे। पर सर 2 महीना है, 2 महीना है पर फर्स्ट ईयर है ना, तो वो तो 12 महीने का बनना चाहिए, लेकिन पहला साल है तो 2 महीने का बनाया, तो उसको कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलेंगे। तो इंटरिम में क्या होता है, आप थोड़ा सा नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो आप शॉर्टकट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकते हो। उस शॉर्टकट को अपन शॉर्टकट वर्ड यूज नहीं करेंगे, क्या बोलेंगे? कंडेंस्ड। उसको हम लोग बोलते हैं कंडेंस। तो जैसे मैं बोलता हूँ प्रैक्टिस करो, तो प्रैक्टिस में फटाफट प्रैक्टिस करने का, बहुत अच्छा अच्छा हैंडराइटिंग में प्रैक्टिस करना, तो वैसा जरूरत नहीं। प्रैक्टिस करने का शॉर्टकट, या फिर किसी बच्चे को चाहिए नहीं नहीं मेरे को तो कंप्लीट बनाना है, तो कंप्लीट भी बना सकते हैं। तो एएस बोलता है 25, भाई आप कंप्लीट भी बना सकते हैं। अब इसमें ये तो चलो कॉन्सेप्ट था, इसमें मजेदार बात क्या है कि क्वेश्चन कुछ ऐसा आएगा, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4। तो क्वेश्चन क्या बोलेगा कि भाई क्वार्टर 1 का जो एक्सपेंस है ना वो 15 करोड़ का है। कितना? 15। अक्रूवल के हिसाब से 15 करोड़ है, लेकिन क्वेश्चन आपको बोलेगा 15 में से हम ना 5 करोड़ क्वार्टर 3 में ट्रांसफर कर रहे हैं, क्योंकि क्वार्टर 3 का सेल्स ज्यादा है। तो गलत बात है, अक्रूवल ऐसा कभी भी अलाउड नहीं करता। जिस दिन में या जिस महीने का एक्सपेंस है वो तभी डेबिट करना चाहिए। तो क्वेश्चन आपको गलत सॉल्यूशन देगा, आपको उसको क्या करना? सही करना। मतलब जैसे क्वेश्चन ने बोला भाई हमने तो पीएनएल जो है, मैनेजमेंट ने जो है पीएनएल 10 करोड़ ही डेबिट किया, खर्चा 15 हुआ, पर 5 को क्या कर दिया? डेफर कर दिया, क्योंकि उस दिन जो है सेल ज्यादा हो रहा है क्वार्टर 3 में। तो ऐसा तो कभी कोई अक्रूवल बोलता नहीं है। तो क्वेश्चन बोलता है भाई हमने पीएनएल 10 करोड़ डेबिट किया, तो 10 नहीं करने का, उसको कट करके कितना करने का? 15। ऐसा क्वेश्चन आएगा। एक जो जबरदस्त क्वेश्चन आने वाला है वो आने वाला है टैक्स को लेके। तो टैक्स को लेके जो है वो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, सबसे अच्छा क्वेश्चन वही है। तो क्वेश्चन आपको बोलता है कि भाई क्वार्टर 1 में आपका जो इनकम है वो 5 लाख रुपया है, क्वार्टर 2 में जो आपका इनकम है वो 3 लाख रुपए है, क्वार्टर 3 में जो आपका इनकम है वो 1 लाख रुपीज है, और क्वार्टर 4 में कोई भी इनकम नहीं है। तो सर पूरे साल का जो एनुअल इनकम है, तो पूरे साल का जो एनुअल इनकम है वो कितना हो जाता है? 1 लाख। और क्वेश्चन आपको टैक्स के स्लैब रेट्स देगा, तो टैक्स का स्लैब रेट्स दिया, और क्वेश्चन ने बोला भाई अप टू 2 लाख जो टैक्स है वो 10% है। कितना है? अब वहां पे ये मत लिखना नहीं नहीं एज पर इनकम टैक्स कुछ और है, क्वेश्चन आप कुछ और बोल रहे हैं। इनकम टैक्स का पेपर ही नहीं है, एफआर का पेपर है, दे दो। और अबाउ रुपीज 2 लैक्स, तो ये अपने को क्वेश्चन ने बताया वो 20% है। अबाउ रुपीज 2 लाख कितना? अबाउ रुपीज, एक मेरे को भी दे, अबाउ रुपीज 2 लाख कितना है? 20%। बराबर है।
अब जब आप टैक्स पे करते हैं ना, स्क्रीन पे ध्यान दो, अब मिलता रहेगा आपको। अभी जब आप टैक्स पे करते हैं तो वो तो साल के एंड में पे करते हैं। अब जो 5 लाख रुपए के हिसाब से सोचेगा तो वो क्या बोलेगा, जो भी आपने टैक्स में सीखा, तो वो क्या बोलेगा, भाई 2 लाख पे तो 10% आना चाहिए, तो हो जाएगा कितना, 20,000 रुपया। और जो बैलेंस बचा, Q1 की बात कर रहे हैं, जो बैलेंस बचा 3 लाख, उस पे आना चाहिए 20%, तो कितना हो गया, 60,000। तो वो बोलेगा भाई जो टैक्स है वो आना चाहिए कितना, 80,000। और एक दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका क्या बोलता है, भाई टैक्स तो अपन पूरे साल की उस पे पे करते हैं ना, तो उसके टाइम पे आपको पूरे साल का सोचना है। तो सर पूरे साल के हिसाब से तो 1 लाख है, तो 1 लाख का कितना होगा, 10%, यानी कि जो हमारा टैक्स जाएगा वो कितना जाएगा, 10,000। कितना जाएगा, 10,000, क्योंकि अप टू 2 लाख कितना है, 10% होता है। तो वो हमने क्या किया, पूरे साल के हिसाब से किया। तो अभी जो है दूसरा तरीका ऐसा है कि हमको वेटेड एवरेज एनुअल टैक्स रेट निकालना पड़ेगा। सर वो कैसे होएगा, वो होएगा एस्टिमेटेड एनुअल टैक्स अमाउंट डिवाइड बाय एस्टिमेटेड एनुअल इनकम। सर एस्टिमेटेड एनुअल टैक्स अमाउंट कितना आया, पूरा साल का जो एस्टिमेटेड एनुअल इनकम है 1 लाख, 1 लाख का कितना है, 10%, तो कितना हो गया, 10,000। तो 1 लाख का 10% 10,000 हुआ, मतलब यहाँ पे आएगा कितना, 10,000। और एस्टिमेटेड एनुअल इनकम कितना है, 1 लाख, तो 1 लाख आएगा। और आपका जो एस्टिमेटेड टैक्स रेट आएगा वो कितना आएगा, 10%। और फिर आप हर साल हर क्वार्टर में 5 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आपका इनकम आएगा किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10% से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 लाख का जो 10% है, तो वो कितना हो जाएगा आपका, 50,000। तो ये आप अपना टैक्स दिखाओगे। अगला, अगले उसमें 3 लाख नेगेटिव हुआ, तो 3 लाख का 10% आप नेगेटिव दिखाओगे कितना, 30,000। फिर उसके बाद फिर से नेगेटिव आया, 1 लाख, 1 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 10% से, तो फिर से नेगेटिव आएगा कितना, 10,000। और उसके बाद तो क्या आया, जीरो आया, तो 0 × 10%, तो कितना आएगा, 0। बराबर है। और अल्टीमेटली आपका पूरे साल में जो टैक्स का जो जाएगा वो कितना जाएगा आपका, 10,000 जाएगा। ये दूसरा तरीका है। पहला तरीका क्या था सर, पहला तरीका था हम क्वार्टर में ही वो कर देते थे स्लैब, 2 लाख इंटू 10% और 3 लाख इंटू 20%, मतलब पूरे साल जो क्वार्टर है उसमें कितना जाएगा, 80,000। तो या तो आप 80,000 ले लो या तो 50,000 ले लो, क्या लगता है, क्या कौन सा तरीका एएस ने बनाया रहेगा, वेटेड एवरेज। क्योंकि जब हम लोग टैक्स पे करते हैं तो क्वार्टर इनकम के हिसाब से नहीं होता है, वो तो पूरा साल के हिसाब से होता है। तो अपने को ये केस में क्या करना है, पूरे साल का इनकम देखने का, पूरे साल का एस्टिमेटेड इनकम देखने का, वो क्वेश्चन अपने को बताएगा, पूरे साल का एस्टिमेटेड टैक्स अमाउंट देखने का, और फिर WATR। एक और क्वेश्चन अभी बहुत, इस पे 2-3 क्वेश्चन दिया है अपने को, ये सबसे अच्छे क्वेश्चन है। फिर सेकंड लेवल के क्वेश्चन आएंगे और लास्ट में थर्ड लेवल के क्वेश्चन। तो अभी आप आ जाओ TY के क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ, पेज नंबर 2 पे। कौन सा बोला मैंने, TY के क्वेश्चन नंबर 3। डिस्कस करा था वैसा ही दिया है। एंटरप्राइज रिपोर्ट्स क्वार्टरली एस्टिमेट्स एन एनुअल इनकम ऑफ रुपीज 10 lakhs. Assume tax rate on first rupees 5 lakh at 30% and on the balance at rupees 40%. तो टैक्स स्लैब दे दिया। एस्टिमेटेड क्वार्टरली इनकम दे दिया 75,000, 2.5 लाख, 3,75,000 और 3 लाख। कैलकुलेट द टैक्स एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज इन ईच क्वार्टर। ऐसे क्वेश्चन आपको MCQ में भी आ सकते हैं। देखो 25 से ऐसे क्या क्या पूछेंगे, 5 मार्क के लिए पूछेंगे तो 125 मार्क का पेपर होएगा। तो ये तो MCQ में आएगा। तो एक चीज ध्यान रखना, बच्चे लोग जो फाउंडेशन पे MCQ देते हैं वो क्या करते हैं, कैलसी पे सॉल्व करते हैं। वैसी बेवकूफी इंटर में नहीं करना, सॉल्व करो उसको फटाफट फटाफट, क्या करने का, सॉल्व। अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर हमेशा डेफिनेटली क्या आएगा, राइट आएगा। तो यहाँ पे हम लोग पहला क्वार्टरली लिखते हैं, टेबल बना रहा हूं मैं। तो यहाँ पे किया हमने, क्या, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2,
Q3 और Q4। और आपको क्या क्या इनकम दिया, जरा क्वेश्चन देखते हैं। 75,000 दिया है, 2,50,000 दिया है, 3,75,000 और 3,00,000। तो चारों इनकम को अगर मिला देते हैं तो मेरा एस्टिमेटेड एनुअल इनकम हो जाएगा। यस और नो? तो जरा चारों का टोटल बताते हैं एक बच्चा। कितना? 10 lakhs। अब क्वेश्चन में दिया हुआ भी है लेकिन टोटल करना जरूरी है। फिर उसके बाद वेटेड एवरेज एनुअल टैक्स रेट निकालेंगे और वो क्या रहेगा? एस्टिमेटेड एनुअल टैक्स अमाउंट डिवाइड बाय एस्टिमेटेड एनुअल इनकम। बराबर है? तो अभी जब टैक्स अमाउंट निकालेंगे तो लोग ने स्लैब दिया है अप टू ₹5 लाख। कितना बोला? 30%। तो 5 लाख का 30% जाएगा तो कितना होएगा? 1,50,000। बराबर है? और फिर उसके बाद नेक्स्ट ₹5 लाख। देखो हो सकता था 8 लाख दे दे एस्टिमेटेड एनुअल इनकम, तो फिर 3 लाख लेते थे। अभी तो क्या नेक्स्ट 5 लाख क्यों बोला मैंने? 5 पहले हो गया और बाकी बैलेंस 5। तो 5 लाख में कितना जाएगा? 40%। तो इधर होएगा कितना? 2 lakhs। तो मेरा एस्टिमेटेड एनुअल टैक्स अमाउंट दैट विल बी हाउ मच? 3,50,000। और ये 3,50,000 को हम लोग इधर लिखेंगे डिवाइड बाय एस्टिमेटेड एनुअल इनकम 10 lakhs। बराबर है? इंटू 100 करेंगे तो आएगा 35%। और 35% को अपन यहाँ पे हर एक उसमें क्या कर देंगे? अप्लाई कर देंगे। तो क्वेश्चन ने आपको पूछा क्या है? क्वेश्चन ने आपको पूछा क्या है? कैलकुलेट द टैक्स एक्सपेंस टू बी रिकॉर्ड। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टैक्स एक्सपेंस रिकॉग्नाइज। वो ठीक है, ईच क्वार्टर में ये रिकॉग्नाइज होगा। तो कैलसी पे 0.35 करेंगे इंटू इंटू 75,000 इज इक्वल टू। तो पहले इसमें आएगा कितना? 26,250। फिर 2,50,000 इज इक्वल टू 87,500। फिर 3,75,000 इज इक्वल टू 131,250। और लास्ट में 3 लाख इज इक्वल टू 1,05,000। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। क्वेश्चन आपको पूछ सकता है Q3 का बताओ कितना आएगा। अच्छा, अगर यही क्वेश्चन को मैं चेंज कर देता हूँ, एस्टिमेटेड जो एनुअल इनकम है वो 3 लाख है। इनकम अपन ने तो 10 लाख लिया ना, अगर 3 लाख होता तो 3 लाख का 30%। तो कितना होता था? 90,000। और 90,000 डिवाइड बाय 3 लाख तो 30% ही रहता। तो अपन हर एक साल मल्टीप्लाई करते किससे? 30%। लेकिन वो एस्टिमेटेड एनुअल इनकम क्या 3 लाख आना चाहिए वैसा। तो चलो ये सोल्यूशन लिख लेते हैं हम लोग। ये ए कैटेगरी क्वेश्चन है, टीवाई के क्वेश्चन नंबर 3। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो बच्चा बराबर स्टेप्स फॉलो करेगा उसका आंसर एमसीक्यू वगैरह का हमेशा राइट आएगा। प्रैक्टिस का स्पीड चाहिए, आप मन में 6 नहीं मार सकते। एक अभी आंसर चेक कर लेते हैं। तो ऐसे ने देखो क्या बोला आपको, आपका हर एक क्वार्टर का आंसर देखो। Q1 का कितना है? 26, 250 आया, 87,500, 131, 250। और हेडिंग देखो क्या लिखा है? टैक्स एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज इन ईच ऑफ द क्वार्टर। तो अपना आंसर राइट है। ऊपर का एक लाइन अपने को लिखना पड़ेगा, प्रोविजन एज पर AS 25। पैरा वैरा नहीं लिखने का, नाम लिखने का। इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कॉमा इनकम टैक्स एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज इन ईच इंटरिम पीरियड बेस्ड ऑन द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ द WATR वेटेड एवरेज एनुअल इनकम टैक्स रेट। वो प्रोविजन आपको लिखना पड़ेगा।
ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ, पहले ध्यान से पढ़ लो। एबीसी हैज रिपोर्टेड 85,000 एज पर टैक्स प्रॉफिट इन फर्स्ट क्वार्टर। फर्स्ट क्वार्टर पूरा स्टेप्स फॉलो करना। क्वार्टर वन में कितना? 85,000 एंड एक्सपेक्ट्स ए लॉस ऑफ 25,000 in each of the subsequent quarter. It has corporate tax slab of 20% on first 20,000 and 40% on all additional earning. You are required to calculate tax expense that should report in the first quarter interim financial report. में 85 था, फिर 25 लॉस, मतलब एस्टिमेटेड एनुअल इनकम 10,000, और वो लोग ने बोला है भाई 20,000 तक आई थिंक 20% रहेगा, तो 10,000 का 20% मतलब 2,000, 2,000 डिवाइड बाय 10,000 20%, और 20% आपका अप्लाई हो जाएगा। सो 85,000 का 20% आएगा, और 17,000 ही वो लोग ने पूछा है आपको। वो लोग ने पूछा भाई कौन सा आंसर रहेगा, तो 17। ऐसा एमसीक्यू आपको पूछ सकते हैं। फिर 25,000 का 20% वो पूछा नहीं है, पर कर सकते वो भी, तो 5,000 क्या होएगा? कम हो जाएगा। फिर वापस क्या होएगा? 5,000 कम होएगा, फिर लास्ट में 5,000, और इधर कितना आएगा? 2,000। तो ये आपका फाइनल आंसर। समझा सबको? तो इजी क्वेश्चन है, पर एग्जाम में आने का हाई चांस है, ए कैटेगरी। क्वेश्चन जो ये मैंने लिया बाजू में लिख सकते हैं, आपके बुक का है एमसीक्यू क्वेश्चन 3। ये लिखा आप लोगों ने? सिंसियर कॉर्पोरेशन डीलिंग इन सीजनल प्रोडक्ट। सेल्स पैटर्न आपको क्वार्टर वाइज दिया, तो थोड़ा कॉस्टिंग जैसा दिया वो लोगों ने। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फर्स्ट क्वार्टर एंडेड, तो जस्ट अभी एंड हुआ एक क्वार्टर, बाकी तो क्या एस्टिमेशन है, 10%, 10%, 60%। तो आपको दिया भाई सेल्स कितना है? 80 करोड़ से, और जो कॉस्ट है वो आपको दे दिया यहाँ पे। ये सब आपके कॉस्ट है, सैलरी एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग द फर्स्ट क्वार्टर है, उसको हम लोग सर्कल कर लेते हैं। रिगार्डिंग द फर्स्ट क्वार्टर, तो जिस क्वार्टर का उसी क्वार्टर में उसका रेवेन्यू या एक्सपेंस रिकॉग्नाइज होना चाहिए। तो अगर हम लोग 80 में से 60 माइनस करते हैं, 4 माइनस करते हैं, 8 माइनस करते हैं, तो कितना बचता है? 8 करोड़। अब ये लोग क्या बोल रहे हैं? व्हाइल प्रिपेयरिंग द इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट फॉर द फर्स्ट क्वार्टर, सिंसियर कॉर्पोरेशन वांट्स टू डेफर 10 करोड़ टू थर्ड क्वार्टर। ये मैंने आपसे डिस्कस किया था अभी। ऑन द आर्ग्यूमेंट दैट थर्ड क्वार्टर इज हैविंग मोर सेल्स, तो ये आर्ग्यूमेंट गलत है, ऐसा कोई भी एस बोलता नहीं है। देयरफॉर द थर्ड क्वार्टर शुड बी डेबिटेड, तो ये पूरा जो है गलत स्टेटमेंट वो लोगों ने बोला। ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट गलत है। कंसिडरिंग द सीजनल नेचर ऑफ द बिजनेस and the expenditures are uniform throughout all quarter, calculate the result of the first quarter। तो रिजल्ट भी कैलकुलेट करना है और आपको कमेंट भी देने का। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इट इज ए बी कैटेगरी क्वेश्चन। इसमें आपको सिर्फ बोलना है कि जो व्यू है मैनेजमेंट का वो व्यू गलत है, और दूसरा आपको एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा पीएनएल का, जिसमें से आप 80 में से 64 और 8 को क्या करोगे? माइनस। तो आपका आंसर क्या आएगा? 8 करोड़। और वो आंसर जो है कुछ ऐसा है, स्क्रीन पे देखेंगे, ये आईसीआई का आंसर है। तो 80 करोड़ दे दिया, 80 में से अपन माइनस कर रहे हैं क्या? 60 को माइनस कर रहे हैं, और 4 और 8 मतलब वो अलग से ही माइनस करेंगे तो चलेगा, तो 72 को माइनस करेंगे तो बचेगा कितना? 8। और लास्ट में लिखा है अकॉर्डिंग टू एस 25 द इनकम एंड एक्सपेंस शुड बी रिकॉग्नाइज व्हेन दे आर अर्नड एंड इनकर्ड, यानी कि अक्रूवल फॉलो होना चाहिए। देयरफॉर सीजनल इनकम विल बी रिकॉग्नाइज व्हेन दे ऑकर, thus the view of the company is not as per AS 25। तो ये बी कैटेगरी क्वेश्चन है। पिछला दो क्वेश्चन जो था वो ए कैटेगरी। और जैसा ये क्वेश्चन है, इसका आंसर हम लोग लिखेंगे, इसका आंसर मैंने प्रोवाइड नहीं किया आपको। ऐसा ही सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है। इंटेलिजेंट कॉर्पोरेशन इज डीलिंग इन सीजनल प्रोडक्ट, क्वार्टरली सेल्स आपको दे दिया परसेंटेज के हिसाब से। फॉर द फर्स्ट क्वार्टर एंडिंग, जैसा ये बोला था, तो फॉर द फर्स्ट क्वार्टर एंडिंग तो सेल्स आपको दे दिया 50 करोड़, उसमें से ये चीज आप माइनस करोगे। और यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम, व्हाइल प्रिपेयरिंग इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट फॉर द फर्स्ट क्वार्टर, आई कॉर्प वांट्स टू डेफर 21 करोड़ एक्सपेंडिचर टू द थर्ड क्वार्टर। ऑन द आर्ग्यूमेंट दैट थर्ड क्वार्टर इज हैविंग मोर सेल, तो ये तो आर्ग्यूमेंट गलत थे। आपको यहाँ पे भी कैलकुलेट करना है और कमेंट करना है। तो दोनों क्वेश्चन क्या हो गए अपने? सिमिलर हो।
तो क्वेश्चन 4 के बाजू में आप लिख सकते हैं सेम एज मॉड्यूल क्वेश्चन 1, तो दोनों भी क्वेश्चन अपना कवर हो जाता है। दोनों क्वेश्चन बी कैटेगरी, मॉड्यूल क्वेश्चन 1 और मॉड्यूल क्वेश्चन 4, बराबर है। तो ये आंसर आप लिख सकते हैं मॉड्यूल क्वेश्चन 1 का। ओके, तो हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया था, टीवाई के क्वेश्चन 3 किया था, एक एमसीक्यू वाला किया था क्वेश्चन 3। तो उसमें हमने सीखा कि भाई वेटेड एवरेज टैक्स रेट टैक्स के केस में कंसीडर करने का जो होता है एस्टिमेटेड एनुअल टैक्स अमाउंट डिवाइड बाय एस्टिमेटेड एनुअल इनकम। फिर आपने हल्का क्वेश्चन किया मॉड्यूल क्वेश्चन 1 और मॉड्यूल क्वेश्चन 4। अभी हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, वो है अंतर भारतीय लिमिटेड टीवाई के क्वेश्चन 4, पेज नंबर कौन सा 2। तो अंतर भारती क्या बोल रहा है, दे हैव रिपोर्टेड ए पीबीटी ऑफ रुपीज 4 लाख। कार्तिक आपका एग्जांपल लेने का इसमें अंतर भारती में मन की बात वाला एग्जांपल है। तो अंतर भारती तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना दिया, 4 लाख फॉर द थर्ड क्वार्टर एंडिंग 30 सितंबर 2021। ऑन इंक्वायरी यू ऑब्जर्व द फॉलोइंग, गिव द ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड अंडर AS 25। तो अंतर भारती का जो अकाउंटिंग है वो कार्तिक संभालता है, उसने प्रॉफिट कितना बताया, 4 लाख। अब कार्तिक ने क्या क्या किया जरा देखते हैं। पहला पॉइंट, डिविडेंड इनकम ऑफ रुपीज 4 लाख रिसीव ड्यूरिंग द क्वार्टर हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड टू द एक्सटेंट ऑफ रुपीज 1 लाख। तो पहले हम लोग पीएनएल अकाउंट बना रहे हैं, जो क्वेश्चन ने बोला या जो कार्तिक ने बोला उसके हिसाब से। तो कार्तिक ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना बताया, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टू प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना बताया, रुपीज 4 लाख, बराबर। अच्छा, कार्तिक ने डिविडेंड इनकम कितना रियलाइज किया, 1 लाख, बराबर है। और कौन से क्वार्टर का बना रहे हम लोग, क्वार्टर थर्ड, तो ये Q3। Q1 का वेदांत ने बनाया था और Q2 का पृथ्वी ने बनाया था। अभी Q3 जो है वो कार्तिक बना रहा है। तो बाय डिविडेंड इनकम कितना, 1 लाख। पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो डिविडेंड इनकम ऑफ रुपीज 4 लाख रिसीव ड्यूरिंग द क्वार्टर। तो आपको कितना रिसीव हुआ, 4 लाख। तो आपको पूरा 4 लाख रिकॉग्नाइज करना चाहिए था, मगर रिकॉग्नाइज किया कितना, तो अपने को करेक्टेड पीएनएल बनाना पड़ेगा। और करेक्टेड पीएनएल में मैं यहाँ पे लिखूंगा कितना, 4 लाख। तो यहाँ पे अपन ने लिखा कितना, 4 लाख। तो एक क्वेश्चन का पीएनएल बन रहा है और एक करेक्टेड पीएनएल अपना बन रहा है। तो पहला पॉइंट हुआ। दूसरा, 80% ऑफ द सेल्स एक्सपेंडिचर रुपीज 15 लाख incurred in the third quarter has been deferred to the fourth quarter। तो 15 लाख का 80% करो, 12 लाख को कार्तिक ने डेफर कर दिया, ठीक है। लेकिन एक्सपेंडिचर हुआ कभी था, थर्ड क्वार्टर, हैज बीन डेफर्ड टू द फोर्थ क्वार्टर एज द सेल्स इन द लास्ट क्वार्टर इज हाई। तो कार्तिक ने टू सेल्स प्रमोशन एक्सपेंडिचर कितना किया, 3 लाख ही रिकॉग्नाइज किया, बाकी उसने 12 लाख डेफर कर दिया। क्यों करता मालूम नहीं, पर करता है, ठीक है। तो क्या करना चाहिए था, टू सेल्स प्रमोशन एक्सपेंडिचर कितना डेबिट करना चाहिए, पूरा करना चाहिए डेबिट, पूरा 15 लाख। अपन तो करेक्टेड पीएनएल बना रहे, 12 लाख का को कॉस्टिंग थोड़ी ना कर रहे भाई इतना हो गया इतना डेबिट और करो। अपन पूरा करेक्ट कंप्लीट, ये लो कंप्लीट भी लिख देते, कंप्लीट करेक्टेड पीएनएल। तो टोटल खर्चा कितना हुआ, 15 लाख, मगर कार्तिक ने कितना डेबिट किया, उसने खाली 3 लाख ही डेबिट किया। समझा आप लोगों को, ठीक है ना। फिर उसके बाद तो सेकेंड पॉइंट भी हो गया। थर्ड पॉइंट, इन द थर्ड क्वार्टर द कंपनी चेंज depreciation from WDV to SLM, which resulted in excess depreciation of rupees 12 lakh. Entire amount has been debited in the third quarter, though the share of the third quarter is only rupees 3 lakh. अब अगर आप चेंज करते हैं मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन ना, तो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है, which resulted in excess depreciation of rupees 12 lakh. Entire amount has been debited in the third quarter, though the share of the third quarter is only rupees 3 lakh.
तो इसमें कैसा है ना, डिप्रिसिएशन मेथड को हम लोग देखेंगे, उसका अपने को प्रोस्पेक्टिव अकाउंटिंग इफेक्ट करते हैं, तो वो अपन देखेंगे। उसमें उसका कोई भी रिलेशन Q1 Q2 वगैरह से कुछ आएगा नहीं, तो इसका अकाउंटिंग अपन बाद में देखते हैं। ₹2 lakh extraordinary gain received in third quarter was allocated equally to third and fourth quarter. तो यहाँ पे बाय एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन, तो अंकित ने कुछ सप्लाई किया था उसको, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन 2 लाख मिला, लेकिन इसने 1 लाख ही रिकॉर्ड किया। लेकिन रिकॉर्ड कितना करना चाहिए? रिकॉर्ड करना चाहिए 2 लाख, तो अपन करेक्टेड बना रहे हैं यहाँ पे, तो रिकॉर्ड करना चाहिए कितना? 2 लाख। समझा आप लोगों को? ये कंप्लीट और ये करेक्टेड। फिर उसके बाद cumulative loss resulting from change in the method of inventory valuation was recognized in the third quarter of ₹3 lakh. Out of this, ₹1 lakh relates to the previous quarter. तो यहाँ पे गड़बड़ हो गया, तो लॉस ड्यू टू क्या है? चेंज इन मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं टू लॉस ड्यू टू चेंज इन मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। तो रिकॉर्ड 1 लाख तो दूसरे क्वार्टर का है ना, यहाँ पे कार्तिक ने ज्यादा डेबिट किया। कितना डेबिट किया? 3 लाख। और डेबिट कितना करना चाहिए? 2 लाख। वो पूरा लिख लेंगे, लॉस ड्यू टू चेंज इन मेथड्स ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, तो वो होना चाहिए आपका कितना? 2 लाख। बराबर है। और लास्ट वाला, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट in the first quarter resulted in a gain of ₹20 lakhs. The company has apportioned this equally to the 4 quarters. तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट तो फर्स्ट क्वार्टर का है ना, तो अभी क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं थर्ड क्वार्टर में? नहीं करना चाहिए, वो तो फर्स्ट क्वार्टर में रिकॉर्ड होना चाहिए। मगर कार्तिक के हिस्से में आ गया कितना? 5 लाख। तो यहाँ पे कार्तिक ने 5 लाख रिकॉर्ड किया बाय गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। कितना रिकॉर्ड कर दिया? 5 लाख। बराबर है। मगर एक्चुअली रिकॉर्ड करना चाहिए क्या? नहीं, क्योंकि वो तो फर्स्ट क्वार्टर का है ना, तो कुछ भी रिकॉर्ड करना नहीं चाहिए। तो इधर आना चाहिए क्या? 0 लाख। डेप्रिसिएशन को एक बार के लिए इग्नोर कर रहे हैं हम लोग। तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है? 4 लाख। क्या आप मेरे को यहाँ पे जीपी बता सकते हैं कितना आएगा? जीपी 3 लाख आएगा, तो यहाँ पे आएगा कितना? 3 लाख। तो जब शुरुआत हुआ था तो कार्तिक भी सही बना रहा था शुरुआत में, जब फर्स्ट डे था, पहला महीना था, तो कार्तिक का भी आंसर जीपी 3 लाख था और आपका भी 3 लाख रहेगा। पर आगे रास्ते क्या हो गए? अलग अलग हो गए। तो यहाँ पे बाय ग्रॉस प्रॉफिट जो 3 लाख इधर है वो इधर आएगा। अब जरा देखते हैं कि करेक्ट क्या होना चाहिए, कितना प्रॉफिट आना चाहिए। ये तो आता है ना 11वीं 12वीं के हिसाब से पूछ रहे हैं आपको। हाँ, कितना लॉस की प्रॉफिट? कोई प्रॉफिट बोल रहा, कोई लॉस बोल रहा? लॉस है 8 लाख, तो यहाँ पे 17 लाख होना चाहिए। यहाँ पे 17 नहीं आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है? 9 लाख आ रहा है। तो 17 लाख करने के लिए इधर क्या आएगा? 8 लाख का क्या आएगा? लॉस। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाता है। ठीक है, खाली एक डेप्रिसिएशन का इफेक्ट अपना बाकी है। तो अगर आप अपने बुक के पीछे देखो, आपके क्वेश्चन बैंक के पीछे, तो आपको एडजस्टेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है फॉर द थर्ड क्वार्टर। कितना दिया है? नेगेटिव। क्या अज्यूम किया है? इन द थर्ड क्वार्टर चेंजेस हुआ ना, तो वो लोग ने उसका इफेक्ट दिया ही नहीं है सॉल्यूशन के अंदर। चेंज डेप्रिसिएशन मेथड फ्रॉम WDV टू SLM विच रिजल्टेड इन एक्सेस डेप्रिसिएशन ऑफ 12 लाख। तो वो उसका अकाउंटिंग ईयर का एंड में कर रहे, क्वार्टर में नहीं कंसिडर कर रहे। The entire amount has been debited in the third quarter, though the share of the third quarter is only। तो आप इसका इफेक्ट दे सकते हो, पर एग्जाम में नोट देना पड़ेगा आपको कि हम लोग ने ये क्वार्टर को 3 लाख ही एलोकेट किया। पर चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन के बारे में एक छोटा सा नोट लिख सकते हैं कि एज पर AS 10 जब भी चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन होता है तो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है। इट इज ए चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट बोलते हैं, इट इज नॉट ए चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। और वो जो भी चेंज का इफेक्ट है वो ईयर के एंड में देंगे, ऐसा आंसर ने अज्यूम किया।
तो क्वार्टर के उसमें नहीं, अगर आप क्वार्टर के इसमें भी करेंगे तो चलेगा, ऐसा प्रॉब्लम नहीं, पर एग्जाम में आपको नोट लिखना पड़ेगा। आईसीए ने उसके लेके कुछ तो नोट दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो, एज पर पैरा 36 ऑफ एस 25, सीजनल और ओकेशनल रेवेन्यू एंड कॉस्ट विद इन ए फाइनेंशियल ईयर शुड नॉट बी डेफर्ड as of interim date until it is appropriate to defer at the end of the enterprise financial year. ये नंबर 1 पॉइंट आएगा। Therefore, dividend income, extraordinary gain on sale of investment received during the third quarter should be recognized in the third quarter only. जब इनकम मिलता है, एक्सपेंस होता है, तभी रिकॉग्नाइज करने का। Similarly, sales promotion expense in the third quarter should also be charged in the third quarter only. Further, as per AS 10, if there is change in depreciation method, such change should be accounted for as a change in accounting estimate in accordance with AS 5 and applied prospectively. Therefore, no adjustment would be required due to change in the method of depreciation. क्योंकि वो लोग क्या बोल रहे हैं, हर क्वार्टर में, तो Q1, Q2, Q3, Q4, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, हर क्वार्टर में उसको एलोकेट करो। लेकिन ये लोग क्या बोल रहे हैं भाई, थर्ड क्वार्टर से एलोकेशन होएगा। तो वो चीजों का जो भी इम्पैक्ट है वो आईसीए ने एज्यूम किया है कि ईयर एंड में करेंगे, क्वार्टर में उसका एलोकेशन किया नहीं है। तो जरा आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना पड़ेगा। और ऐसे आंसर लाना डिफिकल्ट है, आपको जमे तो कर सकते हैं ऐसा, बट ऐसे आंसर लाना जो है ज्यादा इजी। तो कार्तिक अपने को ये क्वेश्चन में बचा लेगा, ठीक है ना। तो एक एक जो है रॉन्ग पीएनएल अकाउंट बनाया जो क्वेश्चन ने बोला, और एक करेक्ट पीएनएल अकाउंट बनाया, और इसके नीचे आप प्रोविजन लिख सकते हैं, बराबर है। टीवाई के क्वेश्चन नंबर 4, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ए कैटेगरी क्वेश्चन। कि Asmita incurred rupees 2 lakh net loss from disposal of a business segment. Also on 31st July, the company paid rupees 60,000 for property tax for the calendar year. तो जब आपने प्रॉपर्टी टैक्स पे किया ना, वो पूरे साल के लिए पे किया। हाउ द अबाउट ट्रांजेक्शन शुड बी इंक्लूडेड इन डिटर्मिनेशन ऑफ नेट इनकम ऑफ अस्मिता फॉर द 6 months का इंटरिम पीरियड बोला, एंडिंग ऑन 30 सितंबर 2021। तो अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो यहाँ पे अपन टाइमलाइन बना रहे हैं, और एक जो आपका पीरियड है वो कैलेंडर का पीरियड है, और एक आपका कौन सा है, फाइनेंशियल ईयर। तो 1 अप्रैल 2021 से लेके क्या बोला, 30 सितंबर 2021, कितना महीना होता है, 6 months। और ये 6 months का क्या है, अपना इंटरिम पीरियड आ गया। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इंटरिम पीरियड कब से कब तक आया, 1/4/21 से 30 सितंबर 21, कितना महीना, 6 months। और क्वेश्चन ने अपने को क्या बोला, ऑन 30 जून दे हैव इनकर्ड द लॉस, incurred rupees 2 lakh net loss from disposal of a business segment. On 30 जून 2021 को लॉस हुआ है, तो यहाँ पे ऑन 30 जून 2021 सो लॉस हुआ है कितने का, रुपीस 2 lakhs का लॉस हुआ। तो वो यही पीरियड में 6 महीने में ही उसका जो जो भी अकाउंटिंग है वो क्या भी होएगा, 6 महीने में ही होएगा। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं टैक्स का, as on 31st July, the company paid 60,000 for property tax assessed for the calendar year 2021। यानी कि जो आपने टैक्स पे किया ना, कितना पे किया है, ₹60,000। तो उसके अंदर जब आपने टैक्स पे किया तो कब से कब तक का पे किया, इसके अंदर टैक्स 1 जनवरी 2021 से 31 मार्च 2021 का भी है, वो है 3 महीने का। फिर इसके अंदर जो टैक्स है वो 6 महीने का भी है। आपका इंटरिम पीरियड कब से, 1 अप्रैल 21 से 30 सितंबर 21, वो कितना महीना है, 6 months। और इसके अंदर जो टैक्स है वो 1 दिसंबर 21 से, सॉरी 1 अक्टूबर 21 से 31 दिसंबर
21 का भी है, वो कितना पीरियड है, 3 मंथ्स, पर वो अभी तक आया नहीं है, क्योंकि अभी तो हम लोग कहाँ बैठे हैं, अभी तो हम लोग बैठे हैं 30 सितंबर 2021 को बैठे हैं। तो जो पुराना आपने टैक्स पे किया 3 महीने का, ये आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था, जो आपने क्या कर दिया पे, ये आपका करंट एक्सपेंस है, और ये जो है आने वाले टाइम का आज ही पे कर दिया, तो ये क्या है आपका प्रीपेड एक्सपेंस। अमाउंट देखते हैं तो 60,000 इंटू 3/12, तो ₹60,000 इंटू 3/12, तो 15,000 आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया। ₹60,000 इंटू 6/12, 30,000 आपका करंट पीरियड का हो गया। तो जो लॉस है 2 लाख, उसके साथ एलोकेट कितना होगा 30,000, और लास्ट जो है आपका बच गया ₹15,000, वो क्या हो गया आपका प्रीपेड एक्सपेंस हो गया। समझा आप लोगों को? ठीक है, तो जरा क्वेश्चन जो है इसका आंसर शायद मैंने दिया हुआ है आपको। कौन सा है? टीवाई के क्वेश्चन 2। तो अकॉर्डिंग टू पैरा 10 ऑफ AS 25, पैरा नंबर अपने को ध्यान में नहीं रखना। If an enterprise prepare and present a complete set of financial statements in its interim financial report, the form and content of those statements should conform to the requirement as applicable to the annual complete set of financial statements. तो ये तो खाली बात किया है, सिर्फ बात किया है फॉर्म एंड कंटेंट के बारे में। आगे वो लोग ने बोला एज एट 31 दिसंबर 2021 अस्मिता वुड रिपोर्ट द एंटायर अमाउंट ऑफ 2 लाख एज द लॉस ऑन डिस्पोजल, क्योंकि वो इनकर हुआ था ड्यूरिंग दैट इंटरिम पीरियड। A cost charge as expense in annual period should be allocated to interim period on accrual basis, ये आपका नेक्स्ट पॉइंट आएगा। और इस वजह से जो प्रॉपर्टी टैक्स है 60,000 रिलेट्स टू एंटायर कैलेंडर ईयर, ₹30,000 would be reported as expense for 6 months ended on 30 सितंबर 2021, तो रिपोर्टेड एज एक्सपेंस। फॉर पीरियड एंडिंग क्या बोला 30 सितंबर 2021, while out of the remaining 30,000, 15,000 जो जनवरी से मार्च 21 का था should be shown as payment of the outstanding amount, तो दिस इज 15,000 पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट। और लास्ट में एंड अनदर 15,000 रिलेटेड टू क्वार्टर अक्टूबर टू 21 वुड बी रिपोर्टेड एज द प्रीपेड एक्सपेंस, तो 15,000 इज योर प्रीपेड एक्सपेंस। बराबर है, तो इधर ये ऐसे आपका आंसर जो है कवर हो जाता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको ऊपर का प्रोविजन लिखना पड़ेगा। कितने प्रोविजन लिखने पड़ेंगे? 3, बाकी तो अपना चार्ट में आ गया। तो अकॉर्डिंग टू से लेके फाइनेंशियल स्टेटमेंट 4 लाइन का प्रोविजन, फिर येलो कलर वाला, और फिर उसके बाद ब्लू कलर वाला, ये 3 पॉइंट अपने को लिखना पड़ेगा। समझा सब लोगों को? ओके, ये ड्रॉ करना है आपको। ओके, ड्रॉ कर लो। टीवाई के क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 2। तो अभी अपना मॉड्यूल में क्वेश्चन 1 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है,
ओके, अभी मॉड्यूल क्वेश्चन नंबर 2। अकाउंटिंग ईयर ऑफ एक्स लिमिटेड एंड्स ऑन 30 सितंबर 2021। मतलब एंड्स बोला तो बिगिन कब होएगा? 1 अक्टूबर 2020 से लेके 30 सितंबर 2021, and it makes its report quarterly. However, for the purpose of tax, year ends on 31st March every year. तो अकाउंटिंग ईयर अलग है और टैक्स ईयर अलग है। नाउ फॉर द अकाउंटिंग ईयर 1 अक्टूबर 2020 से लेके 30 सितंबर 2021 तक क्वार्टरली इनकम आपको दे दिया। तो क्वार्टर वन यानी कि क्वार्टर वन इधर आएगा। सो क्वार्टर वन में आपको इनकम कितना दिया है? 200 करोड़। फिर उसके बाद यहाँ पे 31 मार्च 2023 तक क्वार्टर टू का इनकम आपको कितना दिया है? 200 करोड़ वापस दे दिया। यस और नो? यस सर। और यहाँ पे 30 जून 2023 को डेट इज क्वार्टर थ्री कितना दिया? 200 करोड़। और अच्छा सॉरी 2021, और यहाँ पे भी 2021, और लास्ट क्वार्टर 30 सितंबर 2021 को क्वार्टर फोर, यहाँ पे भी कितना दिया? 200 करोड़। आगे आपको बोला एवरेज एक्चुअल टैक्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2021। तो लोग बोलते हैं फाइनेंशियल एंडिंग बोलते हैं। तो आपका जो फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021, तो रेड कलर में यूज कर रहा हूँ, ये आपका टैक्स का ईयर है। और जो टैक्स ईयर है वो लोग ने क्या बोला है? टैक्स का फाइनेंशियल ईयर 1/4/20 से कब रहेगा? 31 मार्च 2021। तो उसमें वो लोग ने एवरेज टैक्स रेट कितना दिया है? 20%। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 20% से, तो ये कितना आएगा? 40 करोड़। और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होएगा किससे? 20%। तो इधर कितना आएगा? 40 करोड़। यस और नो? और अगला अगला फाइनेंशियल ईयर एंड फाइनेंशियल ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2022, तो वो आपका जो 22 वाला है वो फाइनेंशियल ईयर इधर से चालू होएगा। और ऊपर लिख देते हैं टैक्स फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक? 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022। तो कितना बोला यहाँ पे रेट? 30%। और इधर भी आपका 30%। तो इधर कितना? अंकित भी बोला है आंसर यस, 60 करोड़। तो आगे आपको बोला कैलकुलेट टैक्स एक्सपेंस फॉर ईच क्वार्टर। तो ये अपना टैक्स एक्सपेंस है 40 करोड़, 40 करोड़, 60 करोड़ और 60 करोड़। तो टैक्स एक्सपेंस फॉर ईच क्वार्टर। आपको इसका भी आंसर मैंने दिया हुआ है शायद। तो ऐसे को जो आंसर देखोगे ना, तो वो कैसे दिया आपको? अच्छा, ये लैक्स लिख दिया है लोग ने, वो तो करोड़ होना चाहिए। कौन बनाया यार सॉल्यूशन? पृथ्वी। तो करोड़ होना चाहिए, तो उसको करेक्ट करना करोड़। वो एक मिस्टेक है इसे मॉडल में। तो ये तो इस हिसाब से बस इतना सा आंसर है। ऐसा करना है तो ऐसा भी कर सकते हैं, और टाइमलाइन के साथ क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते करना है तो ऐसा भी कर सकते हैं। बराबर है। अगर किसी को ड्रॉ करना है तो कर सकते हैं। मॉड्यूल क्वेश्चन 2 है ऐसा, अच्छा क्वेश्चन है। बी कैटेगरी, बी फॉर माइंदर, बी कैटेगरी। ए फॉर अर्नाला। करे स्क्रॉल करे, कलर्स यूज किया। अकाउंटेंट्स ऑफ पूर्णिमा लिमिटेड, वापस से कार्तिक का क्वेश्चन आया। कार्तिक बहुत जगह अकाउंटेंट है, तो यहाँ पे अकाउंटेंट है किधर? पूर्णिमा लिमिटेड। showed a net profit of rupees 7,20,000 for the third quarter after incorporating the following। मतलब वो इनकॉर्पोरेट कर चुका है। बैड डेब्ट्स ऑफ 40,000 इज इनकर्ड ड्यूरिंग द क्वार्टर। तो अक्रूवल बेसिस पे पूरा 40,000 डेबिट होना चाहिए, मगर कार्तिक ने क्या किया? 50% ऑफ द बैड डेब्ट्स हैव बीन डेफर्ड टू नेक्स्ट क्वार्टर। तो यहाँ पे भी एक रॉन्ग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा।
तो पीएनएल अकाउंट में कार्तिक ने कितना डेबिट किया? 20,000। मगर एक्चुअल में कितना डेबिट करना चाहिए? एक्चुअल में डेबिट करना चाहिए 40,000। आगे बोला extraordinary loss of 35,000 incurred during the quarter has been fully recognized in this quarter। ये तो राइट है, ऐसा नहीं कि वो हमेशा रॉन्ग रहता है। तो इधर राइट है, इधर भी 35,000 और इधर भी 35,000। ये कार्तिक ने बोला, क्वेश्चन ने बोला, और ये करेक्टेड पीएनएल। Last, additional depreciation of 45,000 resulting from change in the method of depreciation, assuming that 45,000 is charged for the third quarter only। तो उसमें भी कुछ नहीं करना है अपने को, तो 45,000 है, तो इधर भी कितना है? 45,000। कुछ नहीं करना है उसमें। और नेट प्रॉफिट कितना बताया? 7,20,000। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट कितना है? 7,20,000। तो सर ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा? 7,20,000 प्लस 45,000 प्लस 35,000 प्लस 20,000, तो कितना? 8,20,000। यस और नो? तो ये 8,20,000 जो है इधर से जाएगा करेक्ट पीएनएल में, 8,20,000, और उसमें से 40,000, 35,000 और 45 माइनस करेंगे। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा, करेक्टेड प्रॉफिट कितना आएगा? 7 लाख। आईसीआई ने जब आंसर दिया तो सीधा दे दिया, वो आप भी कर सकते हैं कि भाई 7,20,000 में से 20,000 एक्स्ट्रा डेबिट होना चाहिए था, जो डेबिट नहीं हुआ। तो अगर वो डेबिट करेंगे तो प्रॉफिट जो है 7,20,000 से कितने पे आ जाएगा? 7 लाख। तो सिर्फ एक ही जगह गलती हुआ था और वो गलती करेक्ट किया। तो इसका भी आंसर यस आपको दिया हुआ है। So in the above case, the quarterly income has not been correctly stated as per AS 25. The quarterly income should be adjusted and restated as follows. Bad debts of rupees 40,000 have been incurred during the quarter. Out of this, the company has deferred 20,000 to next quarter. Therefore, 20,000 should be deducted from 7,20,000. और बाकी जो चीजें करेक्ट है। So Purnima should report quarterly income as 7 lakh and not 7,20,000। बराबर है? ओके। और ये रफ वर्क है, ये चाहिए तो आप ड्रॉ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा? मॉड्यूल क्वेश्चन 3, बी कैटेगरी। View of the above provisions of AS 25 on interim financial reporting. On what basis will you calculate को हम लोग हाईलाइट कर रहे हैं। So on what basis will you calculate for interim period the provision in respect of defined benefit schemes like pension, gratuity, etc. for the employees। तो डिफाइंड बेनिफिट स्कीम क्या होता है जरा समझते हैं। जब एम्प्लॉय लोग रिटायर हो जाते हैं ना, तो हम लोग उनको ग्रेचुइटी, पेंशन वगैरह देते हैं, बराबर है? तो लेटेस्ट से एम्प्लॉय जो है वो 25 साल का जॉब करने के बाद रिटायर होता है, और हम लोग जो है आज ईयर 0 में, टुडे क्या है? ईयर 0। तो अभी जब एम्प्लॉय 25 साल काम करता है तो बेनिफिट तो हर साल मिलता है, बेनिफिट फ्रॉम सर्विस गिवन बाय एम्प्लॉइज, तो वो तो अपने को हर साल मिलता है। लेकिन अगर आप पीएनएल को डेबिट करोगे ईयर 25 में अचानक से ग्रेचुइटी के नाम पे, सपोज ग्रेचुइटी दिया 1 करोड़, तो गलत हो गया ना, मैचिंग कॉन्सेप्ट नहीं होएगा। आपने सिर्फ 25th ईयर में डेबिट मारा और सर्विस एम्प्लॉय से हर साल लिया। तो एएस जो दूसरा एएस है 15, वो क्या बोलता है? बेनिफिट फ्रॉम सर्विस गिवन बाय एम्प्लॉय ईच ईयर मिला, ईच ईयर रिसीव हुआ, तो अपने को ईच ईयर पीएनएल डेबिट करना चाहिए। पर सर पेमेंट तो नहीं किया, पेमेंट नहीं किया तो प्रोविजन बनाएंगे। तो प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी या प्रोविजन फॉर पेंशन हम लोग बनाएंगे हर साल। जैसे एसेट्स है तो हर साल अपन कैसा डेप्रिशिएट करते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट है कि भाई हर साल आपको एम्प्लॉइज की सर्विस से बेनिफिट मिल रहा है,
लेकिन आप अचानक से पीएनएल को डेबिट करोगे ना 1 करोड़ से, और हर साल डेबिट नहीं करोगे, तो फिर अकाउंटिंग का मैचिंग कॉन्सेप्ट फुलफिल सेटिस्फाई नहीं होएगा। तो हमको हर साल डेबिट करना, लेकिन अभी कितने एम्प्लॉय 25 साल काम करेंगे, कितना अमाउंट पे करेंगे, ये डिटरमाइन करना बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए हमको हेल्प लेना पड़ता है एक्चुअरी का। एक्चुअरी कौन होता है? एक एक्सपर्ट होता है। विद द हेल्प ऑफ एक्चुअरी, ओसीए भी हो सकता है, एक्सपर्ट भी हो सकता है, जो प्रेडिक्ट करता है कि अगले 10 साल 15 साल में क्या होने वाला है। तो उस बेसिस पे जो है अकाउंटिंग होता है। तो ये थियरी क्वेश्चन है, जस्ट दिया है, मेरे को नहीं लगता आएगा एग्जाम में, बट बी कैटेगरी है, पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, तो अपन उसको कंसिडर कर रहे हैं। तो आंसर क्या दिया? Page 25 suggests that provision in respect of defined benefit scheme like pension and gratuity should be calculated based on the year to date basis by using the क्या बोला? By using the actually determined rates adjusted for significant market fluctuation. So with the help of actuary, that is actuarial determined rates, और उसमें प्लस माइनस मार्केट फ्लक्चुएशंस को कर सकते हैं। प्लस माइनस किसको करेंगे? मार्केट फ्लक्चुएशन सिंस दैट टाइम एंड फॉर सिग्निफिकेंट कर्टेलमेंट, सेटलमेंट और अदर सिग्निफिकेंट वन टाइम इवेंट। सर मार्केट फ्लक्चुएशन कैसे आएगा? किसी ने जॉब छोड़ दिया, बीच में डाइवेस्टमेंट हो गया, अपने 4 डिविजन्स थे उसमें से एक डिवीजन बंद हो गया, तो 200 एम्प्लॉय का जॉब चला गया, तो वो सब प्लस माइनस कंसिडर करना चाहिए। समझा आप लोगों को? तो इन शॉर्ट, अगर हर साल अपने को एम्प्लॉय से बेनिफिट मिल रहा है, तो हर साल पीएनएल जजमेंट बेसिस पे, प्रोविजन बेसिस पे डेबिट होना चाहिए। ये एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप लिख सकते हैं, बाकी मेन आंसर तो ये है, ये भी आपको लिख लेना चाहिए। न्यू एएस है तो लिख लोगे तो अच्छा है। ये मॉड्यूल का जरूरत पड़ेगा अपने को। स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन पैरा में कुछ लाइन है जो एमसीक्यू में आ सकता है। एएस 25 जो है कंपलसरी एएस नहीं है। एएस 25 डज नॉट मैंडेट which enterprise should be required to present interim financial report. Does not mandate is an important word. How frequently और how soon, कितना जल्दी, 3 महीने का बनाओ 6 महीने का, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। If an enterprise is required or elects to prepare and present, तो अगर एंटरप्राइज का इच्छा है प्रिपेयर और प्रेजेंट करने का, देन इट शुड कंप्लाई विद दिस स्टैंडर्ड। अगर बना रहे हैं तो कंप्लाई करो, अदरवाइज कंपलसरी नहीं। स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब करता है मिनिमम कंटेंट ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट एंड रिक्वायर्ड एट एंटरप्राइज व्हिच इलेक्ट्स टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट शुड कंप्लाई। वो ठीक है, वापस से सेम बात रिपीट किया, तो ये अपने को हाईलाइट करने का रहेगा। फिर स्टैट्यूट गवर्निंग एंटरप्राइज और रेगुलेटर में रिक्वायर एंटरप्राइज टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट सर्टेन इंफॉर्मेशन एट एन इंटरिम डेट विच मे बी डिफरेंट इन फॉर्म। मतलब स्टैट्यूट मतलब हो सकता है सेबी जो है, या लेटेस्ट से इंश्योरेंस एक्ट है, या बैंकिंग एक्ट है, तो वो लोग भी बोल सकते हैं भाई इंटरिम रिपोर्ट बनाओ। तो जिसका इंटरिम डेट अपने डेट से अकाउंटिंग ईयर से क्या हो सकता है? अलग। which may require enterprise to prepare and present certain information at an interim date which may be different in form and content as required by this standard. In such case, the recognition and measurement principle as laid in this standard are applied in respect of such information unless otherwise specified in the statute. तो अपने को एस 25 कंप्लाई करना चाहिए, लेकिन अगर स्टेट्यूट कुछ और बोलता है तो फिर उसको भी आपको कंप्लाई करना चाहिए। फिर डेफिनेशंस ऑफ द टर्म इंपॉर्टेंट है, तो ये सब W1 रहेगा, एक बार लिख लेना चाहिए इसको। सो दिस इज W1, एक बार लिख लेना चाहिए। और डेफिनेशंस का अगर हम लोग बात करते हैं, सो इंटरिम पीरियड इज ए फाइनेंशियल रिपोर्ट पीरियड शॉर्टर देन द फुल फाइनेंशियल ईयर। फुल फाइनेंशियल ईयर अगर आपका 12 महीने का है तो इंटरिम कितना रहेगा? 3 महीना या 6 महीना, 9 महीना। लेकिन अगर फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन है तो फिर इंटरिम पीरियड माना नहीं जाता है, वो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया। इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट मींस ए फाइनेंशियल रिपोर्ट कंटेनिंग आइदर ए कंप्लीट सेट और सेट ऑफ कंडेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंडेंस का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा शॉर्टकट, वो भी मैंने समझाया था। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, इसको दूसरा कलर ले लेते हैं। So during the first year, its annual financial reporting may be shorter than financial year. आयुब ने जो बिजनेस है 1 फरवरी को चालू किया तो 2 महीना ही।
इन सच ए केस जो 2 महीना है इट इज नॉट कंसिडर्ड एज एंट्री पीरियड, क्योंकि क्या था, फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशंस था। तो ये पार्ट जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशंस को क्या किया हमने, सर्कल किया। फिर कंटेंट, कंटेंट वही है जो फाइनल अकाउंट्स का होता है, लेकिन आप उसको शॉर्ट फॉर्म में मेन हेडिंग सब हेडिंग के हिसाब से प्रेजेंट कर सकते हैं। सो कंटेंट में कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो, नोट्स इंक्लूडिंग दोज रिलेटेड टू अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो यही आपका मेन फाइनल अकाउंट्स में आता है। और तो ये खाली रीड का पार्ट है, दिस इज जस्ट फॉर रीड पर्पस। और एक इंटरेस्टिंग लाइन है कि अगर किसी को कंप्लीट शॉर्टकट नहीं फॉलो करना, कंप्लीट है, तो AS25 डिस्करेज नहीं करता है। So AS25 does not prohibit or does not discourage enterprise from presenting complete set of financial statement rather than the set of condensed financial statement. Condensed मतलब क्या, reduced। फिर उसके बाद कंडेंस में क्या क्या आता है वो यहाँ पे बताया है, तो ये थोड़ा सा अच्छा पॉइंट है। इफ एन एंटरप्राइज प्रिपेयर एंड प्रेजेंट कंडेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आप कंप्लीट बना सकते हैं, लेकिन अगर आप कंडेंस पे जा रहे हैं, then condensed financial statement should include at a minimum each of the heading and subheading that were included in the most recent annual financial statement। ये सब आपको MCQ में बाई चांस पूछ सकते हैं, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। मिनिमम क्या होना चाहिए, हेडिंग और सब हेडिंग जो मोस्ट रिसेंट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स था, अगर उसमें इन्वेंट्री है तो इधर भी इन्वेंट्री आना चाहिए, उसमें पीपी है तो इधर भी पीपी आना चाहिए, वैसा का पार्ट है। If enterprise present basic and diluted EPS in annual financial statement AS20 के हिसाब से, then it has to present basic and diluted EPS as per AS20 on the face of statement of P&L, चाहे वो complete हो या condensed हो। तो condensed में भी आपको दिखाना पड़ेगा। और सिलेक्टेड एक्सप्लेनेटरी नोट्स, ये भी आपका आर का पार्ट है, रीड का पार्ट है। एंटरप्राइज शुड इंक्लूड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एज ए मिनिमम इन द नोट्स टू अकाउंट्स इफ मटेरियल एंड इफ नॉट डिस्क्लोज एल्सवेयर इन द इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट। तो इसमें नोट्स किसका बोला, नोट्स टू इंटरिम। A statement that the same accounting policy are followed in the interim financial statement as followed in the most recent annual financial statement। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल में तो आप फीफो मेथड फॉलो कर रहे हैं, और इंट्री में आप मस्ती कर रहे हैं, बोले नहीं वेटेड एवरेज पे जाएंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एंट्री में भी वही होएगा ना जो एनुअल में होएगा, तो उसका स्टेटमेंट आप बता दो कि भाई हमने सेम अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो किया जो मेन फाइनेंशियल ईयर में फॉलो किया है। पूरे साल का जो मेथड है, फीफो मेथड है, तो एंट्री में भी क्या होना चाहिए, फीफो होना चाहिए। एक्सप्लेनेटरी कमेंट्स अबाउट द सीजनलिटी ऑफ इंट्रीम ऑपरेशन, कोई क्वार्टर में ज्यादा इनकम है, कोई क्वार्टर में कम इनकम है, तो उसका एक्सप्लेनेशन। नेचर एंड अमाउंट ऑफ आइटम्स अफेक्टिंग एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी, तो ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेचर एंड अमाउंट ऑफ चेंजेस इन एस्टिमेट्स, अगर प्रोविजन में कुछ चेंजेस आया तो, कुछ इश्यू बायबैक वगैरह हुआ तो, कुछ डिविडेंड वगैरह पे किया तो, कुछ सेगमेंट रेवेन्यू सेगमेंट वगैरह बंद हुआ तो, इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन द कंपोजिशन ऑफ एंटरप्राइज, यानी कि अमलगमेशन एक्विजिशन वगैरह हुआ, तो ये सब क्या आपका एक्सप्लेनेटरी नोट्स है। काय का एक्सप्लेनेटरी नोट्स, जैसे नोट्स टू फाइनल अकाउंट्स होता है ना, वैसे ये क्या है, नोट्स टू इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये खाली रीड का पार्ट था। फिर पीरियड फॉर विच इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंटेड, ये भी कुछ खास नहीं है, और आर का पार्ट है। मटेरियलिटी, in deciding how to recognize, measure, classify, disclose an item for an interim financial reporting, materiality should be assessed in relation to the interim financial reporting data। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं कि मटेरियलिटी मतलब समथिंग विच इज, जो आपके इकोनॉमिक डिसीजन को इन्फ्लुएंस करेगा, तो इट शुड बी रिलेटेड टू द इंटरिम पीरियड ओनली। मतलब प्रोविजन बनाए कि नहीं बनाए, तो फॉर एग्जांपल अभी अपना Q1 चालू है और Q2 में कोई बड़ा खर्चा होने वाला है, तो क्या हम लोग Q1 के हिसाब से, क्या हमको Q1 में प्रोविजन बनाना चाहिए कि नहीं, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, मटेरियलिटी। तो प्रोविजन नॉर्मली Q1 एंड में नहीं बनाते हैं, ईयर एंड में बनाते हैं। कुछ बहुत ही बड़ा कुछ खर्चा होने वाला है तो सोच सकते हैं, अदरवाइज छोटे मोटे प्रोविजन अपने को बनाने का जरूरत नहीं है। ये भी कुछ खास नहीं है, ये भी रीड का पार्ट है। तो जो स्टार्टिंग का पार्ट था वो फिर भी MCQ वगैरह में आ सकता है,
जो मैंने मार्किंग किया, बाकी जो है तो रीड का पार्ट है, और फिर आपका क्वेश्चन चालू हो जाता है। तो क्वेश्चंस आपने कर लिया है। अकाउंटिंग पॉलिसी, सेम अकाउंटिंग पॉलिसी होना चाहिए जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, अगर फीफो मेथड है तो एंट्री में भी क्या होना चाहिए, फीफो होना चाहिए। यस, बाकी जो है कुछ इतना खास इंपॉर्टेंट है नहीं। एमसीक्यू देखते हैं। AS 25 मैंडेट्स दैट द फॉलोइंग इन रिलेशन, मैंडेट्स बोला है तो मैंडेट तो होता ही नहीं है वो, तो इसका आंसर क्या रहेगा, नन ऑफ द अबव। द स्टैंडर्ड डिफाइन इंटरिम financial report as a financial report for interim period that contains a set of complete or condense, condense नहीं, दोनों आता है, या तो complete या तो condense। तो या complete भी बना सकते हैं, रोका नहीं है, और condense भी बना सकते हैं। वो लोग ने फिलिंग द ब्लैंक्स बड़ा नहीं दिया पर जो आंसर है वो ये वाला है। ये आपने किया था, मैंने पिछले लेक्चर में कराया था, ठीक है। MCQ 4, क्वार्टरली इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट इन अकॉर्डेंस विद AS 25, मैंडेटरी तो नहीं है पर वो लोग ने प्रिपेयर किया है, और अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो फॉर्मेट फॉलो करना चाहिए, या तो कंप्लीट या तो कंडेंस। एंटिटीज एंगेज इन द सेल ऑफ मोबाइल फोन्स एंड नॉर्मली 5% ऑफ द कस्टमर क्लेम ऑन देयर वारंटी। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं भाई, आपने जो है ना सेल किया, अगर 100 कस्टमर्स को आपने सेल किया है, और सेल किया है आपने 1 करोड़ रुपए का, तो 5% लोग आपके पास वारंटी मांगने के लिए आते हैं। तो 1 करोड़ का 5% कितना, 5 लाख। तो 5 लाख का आपको प्रोविजन बना देना चाहिए। ये केस में द प्रोविजन इन द फर्स्ट क्वार्टर वाज कैलकुलेटेड एज 5% ऑफ सेल्स टू डेट विच वाज 10 मिलियन। तो यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट क्वार्टर में, Q1 का अगर हम लोग बात करें तो सेल्स कितना हुआ है, 10 मिलियन का, और 10 मिलियन का 5% हमने प्रोविजन बनाया। तो 10 मिलियन का 5% कितना होता है, 0.5 मिलियन, इतना प्रोविजन बनाया। However, in the second quarter, a fault was found and warranty claims were expected to be 10% for the entire year. तो यहाँ पे आपका जो वारंटी क्लेम है कितना जाएगा, 10%, और ये केस में सेल्स इन द सेकेंड क्वार्टर वाज 15 मिलियन, तो यहाँ पे 15 मिलियन था, तो 15 मिलियन इंटू 10% कितना होता, 1.5 मिलियन। What would be should be the provision charge in the second quarter का interim financial statement? तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया, 1 मिलियन, 1.25 और 1.5 मिलियन। अभी ध्यान दो, अभी तक वारंटी क्लेम हुआ नहीं है, तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने क्या किया, थोड़ा अलग चीज है कि 10 मिलियन का 5% तो Q1 में था, तो प्रोविजन जो आपने बनाया था ना 0.5, वो रिवाइज हो जाएगा अगली बार। सर अगली बार रिवाइज होगा क्योंकि एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिला ना, वो जो आपने सेल किया ना पिछला क्वार्टर में, वो उस पे भी 10% आना चाहिए था, पर आप 5% ऑलरेडी कर चुके हैं, और 5% आपको करना चाहिए, यानी कि अगला क्वार्टर में, Q2 में आपका 0.5 मिलियन से प्रोविजन क्या होएगा, बढ़ जाएगा। अगर वो लोग Q1 में ही बोल देते ना 10% करो, तो कितना होता था, 1 मिलियन होता था, लेकिन आपने कितना किया, 0.5। प्रोविजन का मतलब क्या होता है, हर बार उसको असेस करना पड़ता है, एवरी रिपोर्टिंग डेट पे उसको क्या करते हैं, असेस। तो आपने पहले 5% बैड डेप्ट सोचा, अगली बार आपने सोचा भाई 10% होगा, तो जिसका 5% हुआ था वो भी तो आ सकता है ना, तो 5% का अब 10 करना चाहिए, तो अब वापस पीछे तो नहीं जाएंगे, तो वापस क्या आएगा, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा। तो हर बार जरूरी नहीं कि 5% ही बैड डेप्ट हो, 10% भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, उसको क्या बोलते हैं, रीअसेस। किसी दिन अपने को लगता है सारे क्वेश्चंस राइट आ रहे हैं तो अपन पास हो जाएगा सीए, जिस दिन नहीं आते राइट तो अपने को लगता है, तो अपन भी तो रीअसेस करते हैं खुद का परफॉर्मेंस, तो बस वैसे ही प्रोविजन भी रीअसेस। तो यहाँ पे क्या हुआ, अंडर प्रोविजन हुआ था Q1 में 0.5 से, तो वो 0.5 अपन ने बढ़ा दिया। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 2 मिलियंस का आंसर आएगा। 1.5 प्लस 0.5 मिलियन, यानी कि 2 मिलियन इज द आंसर। ये कौन सा है, अपना MCQ 4। ये चाहिए तो आप ऐसा आंसर लिख सकते हैं।
क्वेश्चन पहला है व्हाट आर द पीरियड फॉर विच इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंटेड। तो आप अगर सपोज करो 1 अप्रैल 23 से 30 जून 23 का बना रहे हो तो आपको उसका कंपेरेटिव भी बताना पड़ेगा। तब का 1/4/22 से लेके 30 जून 22। So what are the periods for which interim financial statements are required to be presented? B category question है. You are required to answer your question in light of preparation of financial statement for the period ended and as at 31st December 2021. The financial year is 2021 and 22. तो इसका जो आंसर आपको दिया है यहाँ पे वो लोग ने यहाँ पे प्रोविजन के साथ दिया। तो यहाँ पे बैलेंस शीट एज ऑफ द करंट इंटरिम पीरियड एंड ए कंपेरेटिव बैलेंस शीट एज ऑफ द एंड ऑफ द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो आप एज ए 31 दिसंबर 2021 भी बताएंगे और कैसे बताएंगे 31 मार्च 2021 भी बताएंगे। पीएनएल के केस में फॉर द करंट इंटरिम पीरियड तो बताओगे एंड क्यूमुलेटिव फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर टू डेट with comparative statements of profit and loss for the comparable interim period, यानी कि 3 months का 9 months that is year to date ending 31st December and same for 31st December 2020 being the comparative period। तो क्या बोल रहे हैं लोग, फॉर एग्जाम्पल आपका जो इंटरिम पीरियड है वो है 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक का है, 2021 लिया बराबर है। तो ये तो आप बताओगे और आप बताओगे 1/4/21 से लेके 31 दिसंबर 21, इसको क्या बोलते हैं ईयर टू डेट। ऊपर वाला क्या है आपका इंटरिम पीरियड, ये क्या है आपका ईयर टू डेट, और इसका भी कंपैरेटिव बताओगे 1/4/20 से लेके 31 दिसंबर 20, मतलब ईयर टू डेट किसका बताओगे कंपैरेटिव का भी बताओगे। और अगर आपको वो 3 महीने का भी बताने का है तो वो भी आप बता सकते हैं। कौन सा 3 महीना, पिछले साल का 2021 का क्वेश्चन बोला ना, तो 2020 का। तो देखो वापस पढ़ते, तो करंट इंटरिम पीरियड तो बताओगे एंड क्यूमुलेटिव फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर टू डेट विद कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल फॉर द कंपेरेबल इंटरिम पीरियड ऑफ द इमीडिएटली प्रेसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, दैट इज 3 महीने का तो बताओगे। तो 3 महीने का तो ये हो गया, और 9 महीने का कौन सा हो गया ईयर टू डेट। ईयर कब से चालू होता है 1/4/21 से लेके 31 दिसंबर 21। देखो यहाँ पे लिखा मैंने 1/4/21 से लेके 31 दिसंबर 21, और उसके नीचे क्या दिया देखो एंड सेम फॉर 31 दिसंबर 2020, मतलब 1/4/20 से लेके 31 दिसंबर 2020। समझा आप लोगों को, यस और नो। और सेम जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट के हिसाब से भी बोला। ठीक है, तो ये बी कैटेगरी अगर बाई चांस आया तो आया। और तो ये था आपका थियोरेटिकल क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, फाइनेंशियल रिजल्ट प्रेजेंटेड अंडर क्लॉज 41 ऑफ द लिस्टिंग एग्रीमेंट। लिस्टिंग एग्रीमेंट मतलब स्टॉक एक्सचेंज का, entered into between stock exchange and the listed enterprise meet the definition of interim financial report as per AS 25 and whether the provisions of AS 25 should be applied on the same। अब क्या मतलब है इसका समझते हैं। एक तो इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट आपको बनाने को बोला किसने, एएस ने। एएस फॉलो करने को किसने बोला, कंपनीज एक्ट ने। और कभी कभी क्या होता है जो सेबी वाले लोग हैं वो भी आपके ऊपर कुछ रिक्वायरमेंट डालते हैं कि भाई हमको भी इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट चाहिए। अब ये जो एएस वाला है ये पार्ट तो कंपलसरी नहीं है, पर ये लोग बोल सकते भाई हमको इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट चाहिए। तो ये क्या बोल रहे हैं, जो इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट का डेफिनेशन जो एएस का है ना, क्या वही डेफिनेशन सेबी का है कि नहीं है। नहीं, डेफिनेशन अलग अलग हो सकता है। तो सर सेबी सेबी का अपना अलग एक्ट है 500-600 पेज का, वो आपको सिलेबस में नहीं है। पढ़ने का इच्छा तो पढ़ सकते हैं सीए बनने के बाद, तो पढ़ने को बहुत कुछ है, पूरा जिंदगी है। तो कंपनीज एक्ट का जो आईएफआर इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट है और सेबी का है वो अलग अलग रिक्वायरमेंट उसका हो सकता है। वापस क्वेश्चन पढ़ते हैं। Whether quarterly financial results presented under clause 41 of the listing agreement between the stock exchange and the listed enterprise, तो वो एक अलग बात है, ये बात एक अलग बात है। क्या ये मीट करता है डेफिनेशन ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट एज पर एएस
25। तो एक तरफ वो लोग ने इसका बात किया AS25 का, और एक तरफ वो लोग ने बात किया है लिस्टिंग एग्रीमेंट का। तो दोनों का डेफिनेशन अलग अलग हो सकता है। एंड वेदर द प्रोविजन ऑफ AS25 शुड बी अप्लाइड ऑन द सेम। तो बोला था भाई एएस के अंदर ना कुछ वर्ड्स आता है। कौन कौन सा वर्ड आता है जरा समझते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं क्या, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। एएस में हम लोग क्या क्या सीखते हैं, प्रेजेंटेशन। पहले तो जो प्रेजेंटेशन से पहले है रिकॉग्निशन, क्या रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि नहीं। मेजरमेंट, बराबर है। तो रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर। तो यहाँ पे लोग ने क्या बोला, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स कंटेन इन AS25 should be applied only if enterprise prepares and present interim financial report as defined in AS25. Accordingly, presentation and disclosure requirement, खाली ये लोग प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर का ही बात कर रहे हैं। अभी तक ये लोग ने रिकॉग्निशन का और मेजरमेंट का बात नहीं किया। Are not required to be applied in respect of interim financial report which do not meet the definition of interim financial report as per AS25. Now the quarterly financial reports presented जो स्टॉक एक्सचेंज को देते हैं, क्लॉज 41 ऑफ द लिस्टिंग एग्रीमेंट, डू नॉट मीट द डेफिनेशन। तो डेफिनेशन दोनों का अलग अलग है। बट आगे क्या बोला, इंपॉर्टेंट, हाउएवर द रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट प्रिंसिपल शुड बी अप्लाइड फॉर रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट कंटेन इन सच इंटरिम फाइनेंशियल रिजल्ट्स। तो क्या मतलब है इसका, कि प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर है ना, वो डिपेंड करता है कि आप AS25 फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। अगर AS25 फॉलो करें तो ही बनाएंगे ना। पर रिकॉग्निशन मेजरमेंट तो अक्रूवल पे चलता है। तो वो तो रिकॉग्निशन और मेजरमेंट तो चाहे एएस हो या क्लॉज 41 हो, वो अपने को फॉलो करना जरूरी है। मतलब वो रिकॉग्निशन और प्रिंसिपल जो है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, चाहे आप एएस फॉलो करो या स्टॉक एक्सचेंज का क्लॉज 41 फॉलो करो। यहाँ पे AS25 और यहाँ पे क्लॉज 41 ऑफ लिस्टिंग एग्रीमेंट, मतलब सिंपल भाषा में स्टॉक एक्सचेंज का रूल्स। तो दोनों के दोनों जो है, आपको यहाँ पे भी रिकॉग्निशन करना ही है, ये दोनों में सिमिलरिटी है, और यहाँ पे भी आपको रिकॉग्निशन करने का है। तो रिकॉग्निशन और मेजरमेंट दोनों में होना चाहिए, मगर प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर अगर स्टॉक एक्सचेंज वाला बोलते हैं फॉलो करो तो करेंगे, मगर AS25 में करने का जरूरत नहीं। अगर आप AS25 नहीं भी करते तो भी तो जनरल एंट्री पास करोगी ना, डेटर्स टू सेल, उसी को क्या बोलते हैं, रिकॉग्निशन और मेजरमेंट। तो अच्छा क्वेश्चन है, बट थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, बी कैटेगरी क्वेश्चन है। और एक लास्ट का पार्ट बचा, एक और क्वेश्चन है थियरी का। Whether the impairment loss recognized on PPE can be reversed, यानी कि जो आपने एंट्री पास करते थे इम्पेयरमेंट का, सर कौन सा एंट्री, इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट टू पीपी। अभी आपको सीए इंटर में रिवर्सल के क्वेश्चंस नहीं है। जब रिवर्सल होगा तो क्या होगा, पीपी अकाउंट वापस से डेबिट होगा और टू इम्पेयरमेंट हो जाएगा, मतलब उसको क्या बोलेंगे अपन, रिवर्सल। ऐसा क्वेश्चन हमने कोई भी आपको सी इंटर में दिया नहीं, पर यहाँ पे थियरी क्वेश्चन है, क्या उसको रिवर्स कर सकते हैं, यस। फर्स्ट क्वार्टर में इम्पेयरमेंट लॉस हुआ, सेकेंड क्वार्टर में आप रिवर्सल कर सकते हैं, आंसर इज यस, बट दैट इज सब्जेक्ट टू कंडीशंस। टाइम पास नहीं होना चाहिए, आपका पीपी का परफॉर्मेंस जेन्युइनली इंप्रूव होना चाहिए, तो ही अपन रिवर्स कर सकते हैं, अदरवाइज रिवर्स नहीं। फॉर एग्जांपल एसी का सर्विसिंग किया और वो अच्छा परफॉर्म करने लग गया, तो फिर अपन रिवर्सल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने गलती किया और गलती को सुधारा और अच्छे से पढ़ाई करने लग गए, तो फिर रिवर्सल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर है भाई, रिवर्सल कर सकते हैं। एक क्वार्टर का लॉस दूसरे क्वार्टर में रिवर्स कर कर सकते हैं। कार्तिक, पिछले क्वार्टर की गलती ये क्वार्टर में आप करेक्ट कर सकते हैं, हाँ, और आप कर भी रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पे देखो, एज पर AS25, तो काम का चीज इधर लिखा है, द इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉग्नाइज इन वन क्वार्टर कैन बी रिवर्स इन अनदर क्वार्टर इफ फेवरेबल इंडिकेटर एग्जिस्ट, मतलब कुछ पॉजिटिव साइन लगता है तो।
as per AS 28 and the recoverable amount increase in comparison to the earlier period. तो अपन उसको रिवर्स कर सकते हैं.